एवरेस्ट। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 1996 में एडवेंचर कंसल्टेंट कंपनी द्वारा कुछ पर्वतारोही को माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था जो इस स्टोरी में हम देखने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में क्रिस्टचर्च न्यूजीलैंड जगह को दिखाया जाता है, जहां पर एडवेंचर कंसल्टेंट की टीम नेपाल में पर्वतारोही को एवरेस्ट के शिखर तक ले जाने के लिए एयरपोर्ट में आए होते हैं, जहां से सभी नेपाल के फ्लाइट में रवाना होते समय रॉब हॉल, जो इस टीम के लीडर था, उसे उसके पत्नी कहती है, मैं तुम्हारे लिए इंतजार करूंगी, तुम जल्दी से काम खत्म करके घर लौट आना। उसके बाद रॉब हॉल और उनकी टीम नेपाल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट में देखते हैं, जहां पर बेक विकनेस एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने के लिए अमेरिका से आए होते हैं, जो एडवेंचर कंसल्टेंट कंपनी को एवरेस्ट में ले जाने के लिए बुक किया था। बेक एयरपोर्ट से निकलते समय उसे दूसरे टूरिस्ट भी वहां पर मिलते हैं। तभी बेक उन दोनों टूरिस्ट से पूछने लगते हैं कि आप लोग किस कंपनी को बुक किए हो। उसी समय डग हैंसन और जॉन क्रैकर बेक को बताते हैं कि उन लोग भी एडवेंचर कंसल्टेंट कंपनी को बुक किया है। उसके बाद वे तीनों बस में बैठकर होटल में जाते हैं, जहां पर एडवेंचर कंसल्टेंट की टीम भी आए हुए थे। तभी रॉब हॉल, जो इस एडवेंचर कंसल्टेंट टीम का लीडर है, वे सब पर्वतारोही को एवरेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगते हैं कि इंसानी शरीर उस ऊंचाई को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जिस ऊंचाई पर 747 जहाज उड़ते हैं। जब हम दक्षिणी शिखर तक पहुंचते हैं तब हमारा शरीर बेजान होने लगते हैं। उसके बाद रॉब हॉल सबको बताते हैं कि उसने प्लान किया है कि 10 मई तक सभी शिखर तक पहुंच जाएं। अगले दिन सभी चढ़ाई करने के लिए हेलीकॉप्टर से लुकला तक पहुंचते हैं, जो 9383 फीट ऊपर में स्थित है। उसी जगह से सभी चढ़ाई के सफर पर निकलते हैं और चढ़ाई करते करते तैंगबोची में पहुंचते हैं, जो 12,687 फीट ऊपर में स्थित है, जहां से सभी पूजा पाठ करके माउंट एवरेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। जाते जाते सभी 17,600 फीट ऊंचाई पर एवरेस्ट बेस कैंप में पहुंचते हैं, जहां पर जाकर सभी देखते हैं कि कई कंपनियों के टीम टूरिस्ट को एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ाने के लिए लेकर आए होते हैं। तभी रॉब एडवेंचर कंसल्टेंट बेस कैंप में सबको लेकर जाते हैं, जहां पर जाकर रॉब सबको हेलन उल्टन से मिलवाते हैं, जो उस जगह का एडवेंचर कंसल्टेंट बेस कैंप का मैनेजर था। तभी हेलन सबको एंडोची से मिलवाते हैं, जो सभी को पहाड़ चढ़ने में मदद करेंगे। उसी जगह पर रॉब स्कॉट फिशर से मिलते हैं, जो माउंटेन मैडनेस कंपनी के चीफ गाइड के तौर पर आए हुए थे। उसके बाद रॉब के टीम के डॉक्टर कैरोलिन मैकेंसी आए हुए टूरिस्टों को बताते हैं कि पहाड़ चढ़ते समय उन लोगों के शरीर में क्या क्या परेशानी हो सकते हैं, जिससे उन लोगों को अवगत कराते हैं। अगले दिन वे सब फिर से चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दिन बाद सभी 23 अप्रैल को 21,300 फीट ऊंचाई के दूसरे कैंप तक पहुंचते हैं, जहां जाकर सभी अपना अपना मेडिकल चेकअप कराते हैं और एक रात सभी उसी बेस कैंप में बिताते हैं। अगले दिन वे सब चढ़ाई करते करते 23,400 फीट ऊंचाई तक पहुंचते हैं, जहां जाकर एडवेंचर कंसल्टेंट की टीम और माउंटेन मैडनेस की टीम के टूरिस्ट एक खाई को सीढ़ियों से पार करने का कोशिश करते हैं। तभी बेक भी धीरे धीरे उस सीढ़ी को पार करने का कोशिश करते हैं। उसी समय पहाड़ के कुछ बर्फ के टुकड़े सीढ़ियों के बगल में टूटकर गिरते हैं, जिस वजह से बेक सीढ़ी में डिसबैलेंस हो जाते हैं और बेक गिरकर सीढ़ी में लटकते रहते हैं। तभी रॉक धीरे धीरे सीढ़ी में जाकर बेक को बचाते हैं। उस दिन वे दोनों टीम उस जगह पर कैंप बनाकर रहते हैं। उसी जगह पर रॉब माउंटेन मैडनेस टीम को बताते हैं कि उन लोगों का 10 तारीख तक शिखर तक पहुंचने का प्लान है। तभी स्कॉट फिशर रॉब को कहते हैं उन लोगों का भी 10 तारीख तक शिखर तक जाने का प्लान है। इसीलिए रॉब स्कॉट को कहते हैं क्यों ना हम टीम बनाकर एक साथ शिखर पर चले। तभी स्कॉट भी मान जाते हैं एक साथ जाने के लिए। अगले दिन रॉब स्कॉट से ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। रॉब कहते हैं हमें शिखर पर एक्स्ट्रा 8 ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाना चाहिए। तभी स्कॉट बताते हैं वे लोग जाने टाइम उनके टीम एक्स्ट्रा सिलेंडर ले जाएंगे। उसके बाद उसी जगह पर एडवेंचर कंसल्टेंट कंपनी के टीम और टूरिस्ट एक ग्रुप में फोटो खिंचाते हैं। उसी रात रॉब को एक मैसेज आते हैं, जिससे रॉब को मालूम चलता है कि उसकी बेटी होने वाला है, जिस वजह से रॉब वहीं पर जश्न मनाने लगते हैं। अगले दिन सुबह रॉब अपने वाइफ को सैटेलाइट कॉल करते हैं और अपनी वाइफ से दिल खुलकर बातें करते हैं। उसी समय रॉब ने अपने वाइफ को अपने बेटी का नाम सारा रखने को कहते हैं। उसके बाद वे सब फिर से चढ़ाई चढ़ने के लिए आगे बढ़ पड़ते हैं। कुछ दूर तक जाने के बाद एडवेंचर कंसल्टेंट के एक टूरिस्ट का तबीयत बिगड़ रहे थे, जिसे रॉब के टीम मेंबर वापस लेकर चले जाते हैं। बचे हुए लोग शिखर के तरफ आगे बढ़ने लगते हैं,
जाते जाते रास्ते में उन लोगों पर कुछ बर्फ के टुकड़े पहाड़ से लुढ़क कर गिरते हैं, जिस वजह से एंड्री हैरोल्ड घायल हो जाते हैं। फिर भी हैरोल्ड चढ़ाई करना चाहते थे। उसके बाद हेलेन रॉब को रेडियो कॉल करते हैं और कहते हैं उसे अभी मौसम की जानकारी मिले है, जिससे उन्हें पता लगा है कि मौसम कभी भी चेंज होकर उत्तर की तरफ आ सकते हैं, जिससे माउंट एवरेस्ट में बहुत ही तबाही हो सकते हैं। फिर भी रॉब माउंट एवरेस्ट के शिखर पर जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद सभी उस जगह से फिर से चढ़ाई शुरू करते हैं और 26,085 फीट में जाकर एक और कैंप लगाकर रुकते हैं। तभी उन लोगों को मौसम बिगड़ने का थोड़ा संकेत लग गया था, पर रॉब को लग रहा था सूरज ढलने से मौसम शांत हो जाएंगे। शुक्रवार 10 मई रात 12 बजे तक मौसम पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। तभी उन लोग उसी रात को पहाड़ चढ़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन लोगों को शनिवार के 2 बजे से पहले वापस लौटना था। वे सब धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। सुबह 4:30 बजे 27,600 फीट ऊपर पर ऊंचाई की वजह से बेक को कुछ हो रहा था। उसे धुंधला दिखने लगते हैं, क्योंकि उसने पिछले साल ही अपना आँख का ऑपरेशन किया था। तभी रॉब बेक के पास जाते हैं और उसे नीचे वापस लौट कर जाने को कहते हैं, पर बेक नहीं मानते हैं और शिखर तक जाने का जिद करने लगते हैं। तभी रॉब बेक को कहते हैं तुम यहाँ पर आधा घंटे वेट कर लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो ऊपर आना, नहीं तो नीचे लौट जाना। एक कहकर रॉब अपने टीम के साथ ऊपर जाने लगते हैं। इधर स्कॉट फिशर की टीम दक्षिणी पूर्वी पर्वत श्रेणी तक पहुंच गए थे, जहां जाकर सभी उस जगह पर देखते हैं रास्ते में रस्सियां बंधा हुआ नहीं था, इसीलिए स्कॉट फिशर की टीम रास्ते के रस्सियों को बांधने लगते हैं। सुबह के 10:30 बजे के करीब रॉब के टीम के 3 मेंबर नीचे वापस लौटने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन लोगों का ऑक्सीजन खत्म हो रहा था, जिस वजह से वे तीनों नीचे लौट जाते हैं। नीचे जाते समय वे तीनों बेक से मिलते हैं और उसे उन लोगों के साथ वापस लौटने को कहते हैं। तभी वे तीनों बेक को बताते हैं कि हेलिरी स्टेप के वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो गया है, इसलिए हमें लौटना चाहिए। पर बेक उन लोगों के साथ जाने का इनकार करते हैं। उसके बाद वे तीनों वहाँ से नीचे उतरने लगते हैं। इधर हेलिरी स्टेप के वहाँ रस्सियों को बांध के सभी शिखर तक पहुँचते हैं, जहाँ पर पहुँचने के बाद सभी जश्न मनाने लगते हैं। उसी जगह पर एसुका भी आए हुए थे, जो बहुत सारा शिखर पर पहले चढ़ चुके थे, और माउंट एवरेस्ट एसुका का 7वां शिखर था, जिसे उसने चढ़कर पूरा किया। इधर डक और बेक की शिखर के नीचे था, जिन दोनों को शिखर में चढ़ने में दिक्कत हो रहे थे। उसके बाद सभी शिखर से नीचे उतरने लगते हैं। तभी नीचे रास्ते में सभी डक से मिलते हैं, जो अभी भी शिखर में चढ़ने का कोशिश कर रहे थे। उसे रॉब उन लोगों के साथ वापस लौटने को कहते हैं, क्योंकि शिखर डक से बहुत ही दूर में मौजूद था। उसी समय डक रॉब को कहते हैं वे शिखर तक जा सकते हैं, और रॉब को शिखर तक ले जाने के लिए कहते हैं। इसलिए रॉब डक को शिखर में ले जाने के लिए फिर से शिखर में जाने का फैसला करते हैं। उसके बाद रॉक डक को पकड़कर धीरे धीरे शिखर की तरफ बढ़ते हैं। इधर बेक उसी जगह पर पड़ा हुआ था, जो ठंड से कांप रहे थे। रास्ते में जॉन बेक से मिलते हैं, जो बेक को बताते हैं कि माइक और एसुका भी पीछे है। उसे उन लोगों के साथ वापस लौटने के लिए कहते हैं, और जॉन वहां से नीचे उतर जाते हैं। इधर दोपहर 4 बजे तक रॉब डक को लेकर शिखर तक पहुंच गए थे। अभी शिखर के नीचे से एडवेंचर कंसल्टेंट की टीम के मेंबर को घने बादल दिखते हैं, जो शिखर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी वे हेलेन को इन्फॉर्म करते हैं कि एक बहुत ही घने बादल पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। उसी समय हेलेन रॉब से रेडियो से संपर्क बनाने का कोशिश करते हैं, पर रॉब तक रेडियो सिग्नल नहीं पहुंच रहा था। इधर रॉब डक को लेकर धीरे धीरे शिखर के नीचे उतरने लगते हैं। अभी उस जगह में जहां पर बेक पड़ा हुआ था, वहां पर माइक और उनके साथियों आते हैं और बेक को लेकर उस जगह से धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से डक की हालत खराब हो रहा था। उसी समय रॉब हैरोल्ड को संपर्क करके उन लोगों के बारे में जानकारी देते हैं, पर वे सब पहाड़ के बहुत नीचे तक आ चुके थे। तभी रॉब हेलेरी से भी संपर्क बनाते हैं और हेलेरी को उन लोगों के लिए ऑक्सीजन भेजने के लिए कहते हैं। तभी हेलेरी रॉब को कहते हैं वे जितना जल्दी हो सके हेलेरी स्टेप के नीचे ऑक्सीजन सिलेंडर को भेज रहे हैं, पर रॉब कहते हैं वे दोनों अभी माउंट एवरेस्ट के चोटी पर हैं। तभी हेलेरी हैरोल्ड से संपर्क बना के कहते हैं एंडोची ने दक्षिणी शिखर पर 4 ऑक्सीजन सिलेंडर को रखा था। ये सुनकर हैरोल्ड फिर से दक्षिणी शिखर की तरफ वापस जाने लगते हैं। इधर ऑक्सीजन के कमी से डक के हालत बिगड़ चुके थे और डक बेहोशी के हालत में चले गए थे। अभी इस जगह बेस कैंप से डॉक्टर रॉब को कुछ दवाई के नाम बताते हैं और डक को देने के लिए कहते हैं। डक के उस हालत की वजह से रॉब भी नीचे नहीं आ पा रहे थे। उस शिखर के थोड़े नीचे स्कॉट का भी ऑक्सीजन खत्म हो जाते हैं, जिस वजह से स्कॉट और चल नहीं पा रहे थे और बर्फ में गिर जाते हैं।
तभी लॉप्सी को नीचे जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर को भेजने के लिए कहते हैं। ऊपर डक पूरी तरह से बेहोश हो गए थे, इसलिए रॉब डक को रस्सियों के सहारे नीचे उतारने का कोशिश करते हैं। तभी उस जगह पर एक तूफान आने लगते हैं, जिस वजह से बारिश और हवाएं चलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद रॉब डक को कैसे भी लेकर हेलेरी स्टेप के रास्ते तक पहुंचते हैं, जहां जाकर रॉब डक को कहकर जाते हैं कि वो ऑक्सीजन लेने के लिए दक्षिणी शिखर पर जा रहे हैं और उसे उस जगह से हिलने को मना करते हैं। तभी डक उठकर रॉब की तरफ बढ़ने का कोशिश करते हैं। उसी समय डक के कमजोरी की वजह से पहाड़ से नीचे गिरकर मौत हो जाते हैं। तभी रॉब अपने पीछे मुड़कर देखते हैं, पर डक उस जगह पर मौजूद नहीं था। इधर ऊपर ऑक्सीजन की कमी और ठंड के वजह से स्कॉट की तबीयत बिगड़ रहे थे। नीचे सब पर्वतारोही बैग को लेकर पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। उसी समय बैग का पैर फिसल जाते हैं, जिस वजह से सभी पर्वतारोही लुढ़कते हुए पहाड़ से नीचे गिरते हैं। इधर ऊपर हैरोल्ड को दक्षिणी शिखर में एक भरे हुए सिलेंडर मिल जाते हैं, जिसे लेकर हैरोल्ड रॉब तक पहुंचते हैं। तभी नीचे सभी पर्वतारोही पहाड़ से नीचे गिरने की वजह से घायल हो जाते हैं। इधर ऊपर रॉब और हैरोल्ड उस ऑक्सीजन सिलेंडर को खोलने का कोशिश करते हैं, पर ऑक्सीजन में बर्फ जमने की वजह से वे दोनों उस ऑक्सीजन सिलेंडर को खोल नहीं पाते हैं। नीचे हेलेरी स्टेप उन लोगों को बचाने के लिए एक टीम को भेजते हैं। इधर शिखर पर हैरोल्ड कुछ दिक्कतों की वजह से अपने कपड़े को खोलने का कोशिश करते हैं। तभी उस जगह पर हैरोल्ड का पैर फिसल जाते हैं और पहाड़ से नीचे गिरकर मौत हो जाते हैं। अभी हम नीचे उस जगह को देखते हैं जहाँ पर सभी पर्वतारोही पहाड़ से लुढ़क कर नीचे गिर गए थे, जिस वजह से कुछ पर्वतारोही का मौत हो गए थे। बचे हुए पर्वतारोही कैसे भी करके उस जगह से निकलते हैं। उसी जगह पर बैग कभी भी जिंदा था और वो पहाड़ से गिरने के वजह से नहीं उठ पा रहा था। शनिवार 11 मई सुबह 5 बजे रॉब का रेडियो कॉल बेस कैंप में आते हैं और कहते हैं, मैं बर्फ में हिल नहीं पा रहा हूँ और मेरा हाथ और पैर बर्फ में पूरी तरह से जम चुका है। तभी हेलेरी और उनके टीम मेंबर रॉब को सूरज उगने तक अपना हौसला बनाए रखने को कहते हैं। रॉब उन लोगों को उस जगह में जल्दी से मदद भेजने के लिए कहते हैं। उसी समय सब रॉब का हौसला बनाए रखने के लिए रॉब के पत्नी से टेलीफोन में बात कराते हैं। तभी रॉब के पत्नी रॉब को सूरज उगने तक अपने हौसला बनाए रखने को कहते हैं और उसे चलते रहने को कहते हैं, पर रॉब कहते हैं वो बर्फ जमने की वजह से हिल नहीं पा रहे हैं। इधर हेलेन के भेजे हुए टीम बेस कैंप में रेडियो कॉल करते हैं और कहते हैं वे सब खतरनाक तूफान की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, इसीलिए उन लोग नीचे लौटने का फैसला करते हैं। उसी समय हेलेरी के टीम मेंबर रॉब को रेडियो कॉल करते हैं और कहते हैं बचाव दल तूफान की वजह से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं, इसीलिए उसे खुद ट्राई करने को कहते हैं ताकि वो बचाव दल के भरोसा में नहीं रहे। ये बात हेलेरी रॉब के पत्नी को कहती है। तभी रॉब के पत्नी फिर से रॉब से बात करना चाहती थी, इसीलिए हेलेरी ने फिर से रॉब से बात करवाता है। उसी समय रॉब अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछते हैं और उसकी नाम सारा रखने को कहती है और कुछ देर बाद रॉब अपना दम तोड़ देते हैं। इधर सूरज उगने के बाद वे कुछ जगह के बर्फ से कैसे भी करके ऊपर उठते हैं और नीचे कैंप की तरफ बढ़ने लगते हैं। अभी हम ऊपर स्कॉट को देखते हैं जो बर्फ के तूफान की वजह से और मदद नहीं पहुंचने की वजह से बर्फ में जमकर मर गए थे। इधर नीचे कैसे भी करके बैग पर्वतारोही के कैंप तक पहुंचते हैं, जहां सभी बैग को कैंप की तरफ आते हुए देखते हैं। तभी माइक ने हेलेरी को कॉल करके इस बात का सूचना देते हैं। ये बात बैग के पत्नी जो यूएस में था उसे कॉल करके हेलेरी बताते हैं। इधर सब पर्वतारोही बैग को लेकर कैंप 2 तक पहुंचते हैं, जहां पहुंचने के बाद सभी बैग को थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं। अभी बैग की पत्नी काठमांडू में अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करके इस घटना के बारे में जानकारी देते हैं और उस जगह में एक हेलीकॉप्टर भेजने के लिए कहते हैं। कुछ घंटे बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर पहुँचते हैं बैग को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं ऊंचाई में हवाओं की दबाव कम होने के वजह से हेलीकॉप्टर का संतुलन बिगड़ने लगते हैं, जिसके कारण हेलीकॉप्टर के पायलट उस जगह से नीचे चले जाते हैं, जहां जाकर हेलीकॉप्टर को लैंड कराते हैं और हेलीकॉप्टर में मौजूद भारी सामानों को बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद फिर से हेलीकॉप्टर लेकर उस जगह में पहुंचते हैं। हवाओं के दबाव कम होने के बावजूद भी उस जगह में हेलीकॉप्टर को लैंड कराते हैं, जिसके बाद हेलीकॉप्टर में बैग को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सब पर्वतारोही बेस कैंप तक पहुंचते हैं। अंत में कुछ ओरिजिनल फोटोज देखते हैं। रॉब हॉल, जिसका पार्थिव शरीर बाकी लोग जिन्होंने अपना जान गंवाया था उसी के साथ ही पहाड़ में रह गए। स्कॉट फिशर, एंडी हैरोल्ड हैरिस, डग हैंसन, एसुको नाम्बा और एडवेंचर कंसल्टेंट के पूरा टीम 1996। उस घटना के वजह से बैग कोइदन ने अपना नाक और दोनों हाथ गंवा दिया। जुलाई 1996 जेन को बेटी होती है और उसकी बेटी का नाम रखा सारा एंड्रोल हॉल।